तो कहानी शुरू होती है 1956 फ्रांस से। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो एक चर्च में आकर फादर के कामों में अक्सर मदद किया करते थे। फादर बहुत ही पावरफुल थे। वो बच्चा आज के दिन सारे काम खत्म करता है और वाइन यानी कि शराब को रखने नीचे गिरजाघर में जाते हैं, यानी कि छोटा चर्च। तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज़ आती है। वो बच्चा अब बहुत ज़्यादा डर गया था और जाकर फादर को बुलाता है। जब उधर फादर आते हैं तो उन्हें हॉली वाटर यानी कि वो पानी जिससे आत्मा को भगाने का काम आता है या फिर कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। हॉली वाटर वहाँ पर तेज उगल रहा था, जिसके बाद वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उधर एक साया भी नजर आता है और फिर एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने था। ये साया किसी और का नहीं बल्कि डेमन नान का था, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर उसे आग लगाकर मार देती है। चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डेमन नान दिखाई देती है। उधर हम एक आदमी को बैग ले जाता देखते हैं। अब आगे कहानी में हमें एक सिस्टर आयरिन दिखाई जाती है। वो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं पर एक लड़की देवारा भी थी जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था। आयरिन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरिन को अक्सर जो कुछ भी बुरा होने वाला होता था उसे पहले ही पता चल जाता था। लेकिन अब चर्च में नान डेमन के बारे में बात चल रही थी। अब कहानी दोबारा से फ्रांस में होती है। हमें एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहां पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं। उसकी वजह यह थी कि उस मैडम की बेटा कुछ सालों पहले उसी स्कूल के चर्च में मर गया था। इस वजह से वो हर किसी से गुस्से में बात किया करती थी। इसी स्कूल हॉस्टल में एक बहुत प्यारी बच्ची सोफी भी पढ़ती थी। उसकी मॉरिस से काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। यहीं पर कुछ लड़कियां जो सोफी को तंग किया करती थी, मॉरिस उन्हें उनसे हमेशा बचाता था, मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ था। वो अजीब अजीब हरकतें किया करता था। एक दिन एक लड़की जब स्कूल में सामान देने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो बाहर बैठा कॉकरोचेस खा रहा था। मॉरिस के अंदर से अचानक डेमन नान बाहर आता है और उस लड़की को मार देती है। मतलब जिस आदमी को हम कहानी के शुरू में देखा जिसके हाथ में वो बैग था, वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस था जिसके अंदर डेमन नान थी। वो डेमन नान ऐसे ही सबको नहीं मार रहा था। इसके पीछे कोई तो राज छुपा था जो हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा। उधर आयरिन को भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे सपने में मॉरिस दिखाई देती है जो उससे मदद मांग रहा था। तभी अचानक से डेमन नान आके उसको डराती है, जिससे उसकी आंखें खोल गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को तंग किया करती थी उसे चर्च में लेकर जाती है जहां पर मैडम ने सबको मना किया था। वहीं पर खिड़की पर एक बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती है। कहती है जाओ जाकर तुम्हें उस बकरी के आंखों पर टॉर्च जलाकर देखना है। वो आंखें डेमन की है। अगर तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डेमन आकर तुम्हें मार देगा। सोफी उसी को देख रही थी। उधर तंग करने वाली लड़कियां चालाकी से वहां से चली जाती है। सोफी अब बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक से उधर हलचल होने लगती है। उधर सोफी को डेमन नान नजर आती है जिससे वो डर जाती है। खैर तभी मॉरिस वहाँ पर आकर उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरिन को दिखाया जाता है जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि कुछ शहरों में प्रीस्ट और फादर मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया है। ये उसी फादर की बात कर रहे थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। वो तो कहते हैं डेमन नान दोबारा आ गए हैं, वो मरे नहीं है, जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था। तुम दोबारा से उसे हरा सकते हो। आयरिन कहती है नहीं, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं नहीं, अब तुम्हें ये सब देखना होगा क्योंकि दुनिया और इंसानियत की बात है, तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। सारी बातें सुनकर सिस्टर आयरिन अपने डर पर काबू पाती है और चल देती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। आयरिन फ्रांस के लिए निकल जाती है। वहां पर फादर को जलाकर मारा गया था। तभी चुपके से उसके साथ डेबरा भी ट्रेन में आकर बैठ जाती है। आयरिन जब ये देखती है तो वो कहती है तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर चर्च में पता चल गया तुम बिना बताए ट्रेन में साथ आ रही हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। डेबरा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जानती हो मेरी मॉम भी जलकर मरी थी। ये दोनों फ्रांस पहुंच जाती है। चर्च में पहुंचते ही आयरिन को दोबारा से उसी बच्चे का ख्याल आता है जिस बच्चे को हम कहानी के शुरू में हम फादर के साथ देखे थे। अब वो उसे खेलता हुआ नजर आता है। जब आयरिन उस हादसे के बारे में उस बच्चे से पूछती है तो वो बताता है हाँ, मैंने उस दिन चर्च में एक साया देखा था।
तभी उसे वहाँ पर नान दिखाई देती है। लाइब्रेरी में किताब खुद ही पलटकर नान का रूप ले लेती है। वो डेमन नान ने आयरन का गला दबा दिया था। तभी आयरन को एक और नान दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जल्दी से डेबरा आती है जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मॉरिस के अंदर भी डेमन नान बार बार आते हैं। इसी वजह से स्कूल में सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे। हॉस्पिटल में अब जल्दी से आयरन को भी होश आ गया था। यहाँ पर अब उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे डेमन नान से मॉरिस ने ही बचाया था और तब से उस डेमन नान ने मॉरिस को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब डेबरा उसके पास आती है और बताती है कि एक बच्चा उसे हॉली क्रॉस का निशान देकर गया है। ये वही बच्चा था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। उस क्रॉस पे एक अजीब सा निशान था। जितने भी लोग मरे थे ये निशान उन सब के होली क्रॉस पे बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर उसे पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो एक बहुत बड़े प्रिएस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है। और जिस नान प्रिएस्ट को आयरन ने अपने ख्याल में देखा था जिनकी आंखें निकाली जा रही थी वो सेंट लुइस की आंखें थी, जो कि एक बहुत ही ताकतवर चीज है जिसको कहीं पर छुपा दिया गया है। आयरन को पता चलता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से हैं जो मर चुके हैं। उस डेमन नान का खास मकसद था वो सभी सेंट लुइस खानदान वालों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहते थे। उन आंखों को इसलिए चाहते थे क्योंकि उससे उसकी गई हुई सारी ताकतें वापस आ जाएगी। यहीं पर लाइब्रेरियन आयरन को यह भी बताता है कि डेमन नान पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी ताकतें छीन लिया। उस जगह की पता भी बताता है जहाँ पर जाकर सारे चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सकती है। वो बताता है वो आंखें यहाँ से कुछ दूर एक खाली चैपल में दफन है जहाँ पर पहले वाइन शराब की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था जहां पर मॉरिस काम करता था। मतलब मॉरिस स्कूल में काम के बहाने आंखों को ढूंढ रहा था, यानी कि वो डेमन नान जिसने मॉरिस को अपने कंट्रोल में किया था वो उन्हीं को ढूंढ रहा था। ये सुनते ही आयरन और डेबरा हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को ना जाने क्या हो गया। वो उसी चैपल के आगे बैठा अपना सर को मार रहा था जहां उसे स्कूल के मैडम ने भी देख लेती है। वो उसे होश में लाकर कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो। मॉरिस बस बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चैपल से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। जब वो वहाँ पर ताला खोल कर देखने जाती है तभी उन्हें वहाँ पर अपना ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देती है जो उन्हें डरा रहा था। यहाँ पर मैडम की बेटी की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डेमन नान ही कंट्रोल कर रही थी। अब वो मैडम के बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उससे मैडम को मार देती है। मैडम की लाश मिलती है जिससे हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चे डर जाते हैं। रात में जब सब बच्चों का ध्यान अपने तरफ करने के लिए मॉरिस और सोफी की मॉम डांस कर रहे थे तो अचानक से मॉरिस की तबीयत खराब होने लगे। उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान था उसका अब बुरा हाल था। उधर आयरन और डेबरा भी हॉस्टल में पहुंच गई थी। वो पहुंच कर सोफी और उसके मॉम को मॉरिस से अब दूर रहने को बोलती है क्योंकि आयरन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डेमन नान का कब्जा है। तभी वो डेमन नान मॉरिस के अंदर जाकर बोलती है हेलो सिस्टर। बस इतना कहकर मॉरिस उसी चैपल की तरफ भाग जाता है। उसे छोटी चर्च की तरफ जाता देखकर आयरन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उस डेमन नान ने आयरन के ऊपर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था। डेबरा भी उस डेमन नान को रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो नहीं रोक पाती। तभी सिस्टर आयरन उठकर दोबारा से कुछ पढ़ने लगती है जिससे मॉरिस के अंदर डेमन नान कमजोर हो गई थी। तभी डेबरा जल्दी से जाकर पीछे से मॉरिस के सर पर मारती है जिससे वो बेहोश हो गया था और उसे बांधकर एक जगह पर बैठा देती है ताकि वो यहाँ से कहीं जा ना पाए। और अब अपने साथ कुछ सिस्टर को लेकर आयरन और डेबरा चैपल के अंदर जाती है ताकि उन्हें वहाँ वो आंखें मिल जाए जो डेमन नान ढूंढ रही थी। सोफी भी उस छोटे चर्च में उनके साथ जाती है और उन्हें वो खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि क्या पता सेंट लुइस के खानदान वालों ने इसे बनाया हो ताकि अगला कोई भी उनसे जुड़ा हुआ या उसके खानदान से यहाँ पर आए तो उसे वो आंखें मिल जाए। वो बताती है कि अगर इस बकरी के आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हैं। अब ये देखने के लिए डेबरा अपनी टॉर्च को बकरी की आंखों पर मारती है तो उस बकरी की आंखों से रेजा रोशनी निकलती है जो इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन है। अब वो उसे निकाल लेती है।
जो एक बक्से में बंद थी। तभी मॉरिस भी जाग गया था। बाहर सभी बच्चों को डेमन नान अपने असली रूप में आकर डराने लगती है। डेबरा उधर जाकर उन बच्चों को बचाती है और भागकर सभी एक कमरे में चले गए थे, जहाँ पर उसी मैडम का भूत उनको डराता है जिसको चैपल में डेमन नान ने मारा था। उधर सोफी के साथ आयरन भी थी। उधर मॉरिस भी आ गया था, जो सिस्टर आयरन से वो खास आके छीनने की कोशिश करता है, मगर उन्हें सोफी लेकर भाग जाती है जो कि एक बक्से में बंद थी। सोफी जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग रही थी। वो ऊपर पहुंच जाती है जहां पर एक साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाली थी। तभी उसमें से एक तेज पीले रंग की रोशनी बाहर आता है, जिसके करीब अब डेमन नान भी नहीं आ सकता था, मगर फिर भी मॉरिस सोफी के पास जाने वाला था कि तभी उधर आयरन भी आ जाती है, जो उससे वो लेकर मॉरिस के सामने रख देती है, जिससे रोशनी बाहर आता है। और उस वजह से मॉरिस अब तड़प रहा था। सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया। ये देखकर सोफी बहुत दुखी होती है, क्योंकि मॉरिस उसकी बहुत अच्छा दोस्त था। अब जब उसे चेक करने आयरन उसके पास जाता है, मगर वो जिंदा था। ये सिर्फ डेमन नान की चाल थी इन्हें फंसाने की। अब वो डेमन नान जल्दी से वो आंखें उठा लेती है। सारी ताकतें उसे दोबारा मिल गई थी। वो दोबारा से अब अपने असली रूम में आ गई थी। वो आंखें अब उसकी आंखों में थी। फिर वो हॉस्टल में बच्चे को पकड़ लेता है जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी। उसकी मुंह के अंदर डेमन नान अपने नाखून गाड़ देती है। वो डेमन नान इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो आयरन को उसी तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी जैसे उसे कहानी के शुरू में फादर को मारा था। तभी यहाँ आयरन को अपने मॉम नजर आती है। उनकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब कि आयरन भी सेंट लुइस के खानदान से थी। उसके अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की पावर को जगाकर उस आग को बुझा देती है जो डेमन नान ने उसे लगाई थी। मतलब कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो उन बुरी ताकतों को हरा सकते हो। अब ये सब देखकर डेमन नान बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, इसलिए वो सोफी के ऊपर हमला करती है। तब आयरन यहाँ पर सबको प्रे करने को बोलती है और ये बात नोटिस करती है कि इधर वाइन है, क्योंकि जैसे लाइब्रेरी ने बताया था कि उधर पहले वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर इबादत करने से वो जीसस का खून बन जाता है। अब वो दोनों यकीन के साथ ये सब करता है तो वाइन खून में तब्दील कर उस डेमन नान को ख़त्म कर देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। आयरन ने उसे नरक में भेज देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।